जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे देश के उस आतंकवादी की जिसे आज से पहले तक या इस कुछ समय पहले तक अलगाववादी नेता कहा जाता था। कश्मीर का वो अलगाववादी नेता यानी यासीन मलिक, जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की, लेकिन उससे टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यासीन मलिक पर 30 सालों से आरोप लग रहे हैं आतंकवाद से जुड़े होने के, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के, और यहाँ तक कि कश्मीर से जो हिंदुओं का पलायन हुआ था उसमें ये एक बड़ा रोल प्ले करता था। यासीन मलिक वही है जिसे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गले लगाया था। वो तस्वीर आज भी इंटरनेट मीडिया पे वायरल है जिसमें यासीन मलिक डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की, उसकी वो तस्वीर का खासी वायरल है, जो ये साबित कर देती है कि एक आतंकवादी सत्ता के शरण में आकर काफी आगे तक बढ़ता है और कश्मीर को भारत से अलग करने की एक पूरी साजिश रचता है। लगातार आतंकवाद से जुड़ा रहने वाला पाकिस्तान में भारत का एक चेहरा बनकर जाता है, लेकिन वहां से भी एक तस्वीर ऐसी वायरल होती है जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी के साथ वो बैठा पाया जाता है। तो आइए बात करते हैं इस मामले में अपने पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले इस बात का भी स्वागत है कि आप हमारे चैनल के साथ पॉलिटिकल एडिटर के तौर पे जुड़ चुके हैं जी। सर, मेरा पहला सवाल है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन ये फैसला इतने सालों बाद आया है कि उस फैसले का औचित्य क्या बच जाता है, या हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इसकी लचर जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है क्या? मुनीश जी, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आपका जो प्रश्न है उसका अर्थ ये ध्वनित हो रहा है कि जो सजा यासीन मलिक को मिली है उससे आप कहां तक संतुष्ट हैं, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं जी। हरगिज संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि हमें जो क्राइम किया गया है, जो कृत्य किए गए हैं, उस अनुपात में सजा की अपेक्षा है जी। और न्याय किसे चाहिए ये हमें समझने की जरूरत है। आज के दौर में, वर्तमान समय में न्याय 2 व्यक्तियों को चाहिए। एक वो परिवार जिस परिवार के लोगों की हत्या यासीन मलिक ने की है, और दूसरा वो राष्ट्र जिस राष्ट्र के बरखिलाफ ये कृत्य किए गए हैं। और इन दोनों के नजरिए से हम देखने का ये प्रयास करें कि क्या यह जो फैसला आया है कोर्ट का, वह कितना उस कृत्य के संदर्भ में समायोजित होता है। जी। साधारण सी बात है कि 4 एयरफोर्स अधिकारियों की जिनकी हत्या कर दिया यासीन मलिक ने, अगर उस परिवार के लोगों से पूछा जाए कि क्या ऐसी हत्या करने वाले व्यक्ति को सिर्फ उम्र कैद दे दी जाए और ये सजा आप जो कुछ सोच रहे हैं उस अनुपात में है, तो शायद वो यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं कि कतई ये सजा कृत्य के अनुपात में नहीं है। और राष्ट्र के परिदृश्य में तो यह हरगिज नहीं है अगर कोई व्यक्ति पूरे राष्ट्र को चुनौती देता हो, मर्डर करता हो, हत्याएं करता हो, और उसके बाद ये वो आशा पाल के चलता हो कि मेरा बाल बांका इस राष्ट्र के अंदर नहीं होगा, तो इस तराजू के पलड़े पे भी यह सजा कम है। लेकिन इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आज की तारीख में जो ये फैसला आया है कोर्ट का, ये एनआईए के द्वारा टेरर फंडिंग के संदर्भ में आया है। और टेरर फंडिंग के अर्थ में जब ये सजा आई है तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संतोष, सेटिस्फैक्टरी के लेवल पे ये सजा है।
लेकिन जब हम इसके इतर हट के यासीन मलिक को देखते हैं, उन 4 एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या के संदर्भ में, सजा के संदर्भ में, तो उम्र कैद कोई सजा नहीं है जी। एक और बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि जरा सा देखिए कि एक ऐसा शख्स जो शुरुआती दौर में पूरे जेएंडके के अंदर 90 के दशक में आतंक तारी करता है, पूरी घाटी को अपने आतंक की आगोश में चपेट में ले लेता है, और वो टेरर इस लेवल पे होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता उसके साथ उठने बैठने में अपने को फख्र महसूस करते हैं। फारूक अब्दुल्ला की उस तस्वीर को आप याद कीजिए जब यासीन मलिक बैठा हुआ है उनके साथ। क्या मिस्टर फारूक अब्दुल्ला को यह पता नहीं कि जेएंडके के अंदर 4 एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या करने वाला शख्स मेरे बगल में बैठा है? और जब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद मैं सेना के जवानों की गोलियों के निशाने पे आ जाऊंगा, तो वो बंदा कलेवर चेंज करता है और वो पॉलिटिक्स में शामिल हो जाता है। और फिर पॉलिटिक्स में शामिल होकर वो वही सारे कृत्य करता है जो वह शुरुआती दौर में कर रहा था। और इसकी हाईएस्ट परिणति ये होती है कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मिस्टर मनमोहन सिंह जी के साथ जाके बगलगीर होता है। अब यह फिर वही पूछने वाला सवाल हो जाएगा कि क्या मिस्टर मनमोहन सिंह जी को यह बात पता नहीं थी कि यासीन मलिक 4 एयरफोर्स अधिकारियों के कत्ल का दोषी है? यहां एक बात मैं समझाना चाहूंगा और इसे बड़ी गहराई से देश की संपूर्ण जनता को समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद मेरा यह मानना है कि कोई कोर्ट अगर व्यक्ति मर्डर वर्डर न करे तो फांसी उसी की सजा तो नहीं होने वाली है जी। चंद सजाएं हो जाए और उस आड़ में वो अपने को सुरक्षित कर लेता है। यही गेम यासीन मलिक ने किया जी। और जो दूसरी चीज के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, 32 साल लग गए और 32 साल के बाद भी फैसला टेरर फंडिंग पे आया है जी। उन 4 एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या या अन्य भी जो हत्याएं उसने किया है उस लेवल पे वो नहीं आया है जी। यह हमारी जुडिशरी के अंदर सुधार की डिमांड करता है। अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार को प्रायोरिटी के आधार पे यह निर्णय लेना होगा कि अगर आतंकवादी संदर्भित कोई केस कोर्ट के अंदर आएगा तो फास्ट ट्रैक बना के उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल। 32 सालों का वक्त हम नहीं लेंगे, उसे हम चंद महीनों में निपटाएंगे, क्योंकि जितना विलंब करेंगे देश को उतना ही नुकसान होता चला जाएगा, जिसकी कि ये जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे सामने पड़ा हुआ है। और यहां भी एक बात और कहना चाहता हूं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह सर्वमान्य है जी। मैं पूरे अदब के साथ, विनम्रता के साथ, तर्कों के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि यह बात तथ्यों के संदर्भ में तो लागू होती है लेकिन सच के संदर्भ में लागू नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारे आपके सामने किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए जी। और हम प्रत्यक्षदर्शी हों, उसके बावजूद हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साबित न हो पावे कोर्ट के अंदर कि इस व्यक्ति ने ही हत्या की है और वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाए जी। तो हमारे सच की हत्या हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। हम सारी जिंदगी लोगों से ये कहते रहे कि मेरे आंख के सामने हत्या हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित नहीं हो पाया, लिहाजा वो हत्यारा नहीं है, उसे मैं मान लूं कि वो अच्छा आदमी है। और दूसरी चीज और अंतिम बात, पूरी मीडिया आज यासीन मलिक को एक अद्भुत प्रोटेक्शन देने में लगी हुई है। प्रोटेक्शन उसका कोर्ट के अंदर दिया गया बयान है जी। उसने कोर्ट में कहा कि मैं अपने सारे गुनाहों को कबूल करता हूं। ये तो उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो कल तक कश्मीर फाइल्स फिल्म बनने के बाद जी। ये कहते फिर रहे थे
कि ये तो झूठ पे आधारित पूरी फिल्म है जी। अब उस झूठी फिल्म के उस किरदार ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि सब हमने किया था और सही सही किया था, तो अब पूछा जाना चाहिए उन लोगों को जो उस फिल्म को झूठ करार दे रहे थे कि अब सच्चाई की परिभाषा आपकी क्या है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। एक एक्टर की पत्नी उसमें शामिल है, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर शामिल है जी। उस पूरी फिल्म को झूठ बताने में। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नहीं साहब, वो सच है, वो आंख के सामने पड़ा हुआ है और सारे उस गुनाह को यासीन मलिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने ये किया था। लेकिन फिर वही प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अद्भुत हमारे देश का कोर्ट है कि सब कुछ स्वीकार कर लेने के बाद भी हम उसे फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और वो अपना कृत्य करने के बाद 32 सालों तक प्राइम मिनिस्टर का बगलगीर होता रहा, वह पासपोर्ट लेता रहा। तो मैं अंत में ये बात कह के कि अभी जो आया है ये टेरर फंडिंग का फैसला आया है, उम्र कैद का फैसला आया है। मैं चाहूंगा कि अब भी अगर भारत सरकार स्पीड अपनी बढ़ाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करे और चंद महीनों के अंदर, हालांकि लंबा वक्त हो गया है, साक्ष्य को जुटाने में दिक्कत होगी, तमाम प्रक्रियाओं में दिक्कतें आएंगी, लेकिन असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। उसको लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द फैसला करके इनको अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। और यहां एक बात मुनेश जी समझ लीजिएगा अच्छी तरह से कि काश हमारे जो सेना के जवान हैं जी, उनकी गोलियों के निशाने पे ये लोग होते। ये गोलियों के निशाने से इसलिए हट जाते हैं कि ये पॉलिटिकल चोला ओढ़ लेते हैं और राजनीतिक आका लोग इनको प्रोटेक्शन करने के लिए आके खड़े होते हैं। और बेहिचक मैं नाम ले रहा हूं, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला बगलगीर होने में शर्माते नहीं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बगलगीर होने में शर्माते नहीं, और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इनको पासपोर्ट देने में शर्माते नहीं। फास्ट ट्रैक बैठा के फैसले किए जाए और बेहतर तो यह है कि कोर्ट तक इनकी पॉलिटिकल लीडर के रूप में केस पहुंचे। उससे बेहतर है कि नीचे ऑपरेशन ऑल आउट की स्टाइल में जेएंडके के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्य को वहीं अंजाम दे दिया जाए। सर, आपने काफी चीजें खोल के रख दी हैं हमारे सामने, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि यही यासीन मलिक इस फैसले के कुछ समय पहले तक एक अलगाववादी नेता के तौर पे जाना जाता रहा है और भारत की तरफ से पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे पे वार्ता करने के लिए इसे भेजा जाता है भारत सरकार की तरफ से। एक तो ये सवाल है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा होने के बावजूद भी भारत की सरकार की आंखों पे कौन सा पर्दा था जो ये सारी चीजें नहीं देख पा रही थी? मोरेश जी, अगर बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो राजनीति के टकसाल पे वोटों की एक ऐसी हुंडी है जो हर तरह के समझौते करने को तैयार हो जाती है। और यह कहीं से छिपी हुई बात नहीं है कि इन 70 सालों में विकास का कार्य तो जो हुआ होगा, लेकिन समस्याओं का एक पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। कितनी समस्याओं का नाम लिया जाए, कश्मीर के अंदर आतंकवाद को लेके, पंजाब के अंदर जो है आतंकवाद को लेके, या फिर धारा 370 को लेके, एक एक को उठा के देख लीजिए कि क्या ये जो इन समस्याओं की पैदाइश हुई, उन समस्याओं के पीछे कारण क्या था। कहीं न कहीं जेएंडके के अंदर जो कुछ हुआ, जिस समय देश को हैंडल किया जा रहा था बंटवारे के समय, वहां की गई कुछ गलतियों का ये परिणाम आपको नजर नहीं आता है। किसने जेएंडके के केस को अपने पास रखा था? जिस समय देश की आजादी का सवाल उठा और सबसे बड़ा विकराल समस्या यह बन के खड़ी हो गई कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए जिन्ना फ्रंट पे आके खड़े हो गए कि हम हिंदुस्तान के अंदर दोयम दर्जे के नागरिक बन के नहीं रहेंगे। और सारा का सारा मसला धीरे धीरे देश के बंटवारे तक जा पहुंचा जी। और उस समय जबकि देश के बंटवारे में तमाम रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई अंग्रेजों के द्वारा
कि आप भारत में शामिल होना चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, और आप अगर पाकिस्तान में जाना चाहे तो पाकिस्तान में चले जाए जी। और फिर वल्लभ भाई पटेल जो कि इस समस्या से दो चार थे और टैकल कर रहे थे, उन्होंने मैक्सिमम रियासतों को भारतवर्ष में रहने के लिए समझा लिया जी। मैं वो चैप्टर पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि कहां पावर का इस्तेमाल करना पड़ा और कहां बातचीत का, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है कि इन तीन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा कि मैं इसे देखूंगा, और देखा तो कायदे से देख लिया। एक नासूर बन के जे.एंड.के हमारे सामने खड़ा हुआ जिसके घाव आज तक नहीं भरे। तो समस्याएं किसने पैदा की? ये पॉलिटिकल पार्टियों की ही समस्याएं पैदा की गई थी और यही पॉलिटिकल पार्टी समस्याओं का समाधान भी करेगी। पंजाब के अंदर क्या हुआ? भिंडरावाला किसकी उपज थी? उस भिंडरावाले को कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी ने टोटल पाल पोस के बड़ा किया, और जब उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छूने लगी, जब पंजाब के अमृतसर के अकाल तख्त पे बैठ के वो सीधा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हुक्म देने लगा, मीडिएटर रचपाल को जब उसने बोला कि जाके दिल्ली के तख्त पे बैठी हुई उस रानी से बोल दो कि अगर बातचीत करना होगा तो भिंडरावाला दिल्ली नहीं आएगा, उसे इसी अकाल तख्त में आना पड़ेगा, और यहीं सजदे करके टेक के वो मुझसे बातचीत करेगी। एक साधारण से आदमी की ये भाषा। और फिर जब लगा श्रीमती इंदिरा गांधी को कि पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, तब तक तो बात बहुत आगे बिगड़ चुकी थी, और सबको पता है कि अमृतसर के ऊपर गोल्डन टेम्पल के रूप में कार्रवाई करनी पड़ी और किस तरह से लाशें गिरी वहां पे, किस तरह से अकाल तख्त को क्षति पहुंची, और जिसकी अंतिम पड़ती हमने अपने देश के ही प्राइम मिनिस्टर को खो दिया। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, समस्या भी पॉलिटिकल थी, इन्हीं लोगों ने खड़ा किया और यही समाधान की बात कर रहे थे। आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं। क्या हुआ श्रीलंका में? कौन था लिट्टे ग्रुप? आखिर उन्हीं तमिलों को पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने सहायता दी श्रीलंका के खिलाफ लड़ने के लिए, और फिर पता नहीं क्या हुआ, श्रीलंका से क्या समझौता हो गया कि उन्हीं तमिलों को मारने के लिए उन्होंने श्रीलंका सरकार से हाथ मिला लिया। और ये दो तरफा खेल, जिसकी कीमत हमने एक बार पुनः अपने देश के एक प्रधानमंत्री को खो के चुकाई। फिर वही कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा कि राजनीति की टकसाल पे ये वोटों की इतनी गंदी हुंडी है जिसने पूरे देश के कलेवर को, मिजाज को, डेवलपमेंट को बदल के रख दिया है। आज जरूरत है सत्ता के शीर्ष पे ऐसे व्यक्ति की जो इन अपने छोटे मोटे स्वार्थों से बाहर निकलकर राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर इन समस्याओं का समाधान खोजे। और जब वो इस लेवल पे जाएगा तो नहीं पैदा होगा कोई भिंडरावाला, नहीं पैदा होगा पंजाब का आतंकवाद और खालिस्तान, और नहीं पैदा होगा जे.एंड.के कश्मीर के अंदर ये टेररिज्म। आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूं भारत सरकार को कि आपको कितने वर्ष चाहिए समझने के लिए कि जे.एंड.के कश्मीर के अंदर अलगाववादी भाषा कौन लीडर बोल रहा है, और उसके बावजूद वो घाटी में घूमेगा, वो आग लगाएगा, और हम ऑपरेशन ऑल आउट के रूप में सिर्फ आतंकवादियों को मारते रहेंगे। नहीं साहब, उस स्रोत को बंद कीजिए जहां से पूरी की पूरी वो गंदा नाला देश के अंदर प्रवाहित हो रहा है। ऐसे नेताओं को उठा के जेलों में बंद कीजिए, और जरूरत पड़े तो उम्र कैद के लेवल पे इनको ले जाइए। घाटी को पहले ऐसे अलगाववादी भाषा बोलने वाले जो तिरंगे तक को चुनौती दे रहे हैं, जो राष्ट्र को चुनौती दे रहे हैं, और वो घाटी में उसके बावजूद घूमेंगे, इनको बंद कीजिए और फिर उसके बाद ऐसे आतंकवादियों से निपटिए। घाटी 2 मिनट के अंदर खाली हो जाएगी।
अगर यासीन मलिक के फिर वापस अगर हम उस पे आए, उस बात पे कि जो उसने अपराध किए हैं, उसमें 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या, रूबिया शहीद का अपहरण, उसके साथ कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हुई, इन मामलों को देखते हुए आने वाले समय में, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाएगा और उसकी माफ़ी की भी मांग होगी, उसकी सज़ा की माफ़ी की, लेकिन जो ये अपराध हैं इनमें आप क्या होता देख रहे हैं भविष्य में? देखिए, मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा मुनेश जी, काफी लंबा वक्त हो गया है जी। तकरीबन 1990 में ये घटनाक्रम हुआ था। आज 2022 चल रहा है, तकरीबन 32 साल का वक्त गुजर गया। 32 साल के बाद किसी केस को ओपन करना, सबूतों को लाके कोर्ट के सामने रखना, मैं मानता हूं कि चुनौतीपूर्ण कार्य है। और साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि यह असंभव नहीं है जी। अगर 550 साल में अयोध्या के राम जन्मभूमि का फैसला आ सकता है, तो एक मामूली से टेररिस्ट को उसके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए 32 साल तो बहुत कम है। जब चाहे तब ये कार्रवाई निपटा सकती है भारत सरकार, सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर सबूत और साक्ष्य कोर्ट में रख दिए जाए तो यासीन मलिक फांसी के फंदे से बच जाए। जी। फर्क क्या है इसको समझिए। कसाब जैसा व्यक्ति जब पकड़ा जाता है बॉम्बे केस में, तो सारी कार्रवाई तात्कालिक है, फास्ट ट्रैक के अंतर्गत होती है और जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह थी कि कसाब तो आया था पाकिस्तान से, हिंदुस्तान में उसके सपोर्टर भले रहे, लेकिन हिंदुस्तान में उसका आका कोई नहीं था। इनके साथ दिक्कत यह है कि इनके आका हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिनमें इसके आका ना हो, और वही राजनीति की टकसाल पे हुंडों वाला चक्कर है। तो इनको प्रोटेक्शन यहां के लोगों के द्वारा मिलना शुरू हो जाता है। मैं बिल्कुल इस बात से मुतासिर हूं कि यह केस खोला जाना चाहिए, ऐसे आदमी को कदापि नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा एजेंसियों को, कोर्ट में ले आके साक्ष्य रखा जाए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस दिशा में कार्य भी हो रहा है। मेरा अपना एक अलग, आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ा दार्शनिक आपका पक्ष है, मेरा ये मानना है कि रावण को अगर 10वीं को मरना है तो हमारे आपके छटपटाने से वो 8वीं को नहीं मरेगा। जिसका जो वक्त आएगा उस वक्त पे उस प्राकृतिक न्याय के अधीन भी वो जाएगा और कोर्ट के उस पे भी जाएगा। लेकिन कर्म से हम अगर बरी हो गए तो ये दोषारोपण हमारे ऊपर आएगा कि हमने पूरा का पूरा कर्म अपना नहीं किया। न्याय बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है जो हर आदमी अगर देखेगा तो चश्मा बदल जाएगा। जिसके परिवार का, आज देखिए एक नैरेटिव आ रहा है पूरे देश में, वो नैरेटिव आप भी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। नैरेटिव ये आ रहा है कि यासीन मलिक ने कोर्ट में ये कह दिया कि 28 सालों से मेरा कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, 28 सालों से आतंकवाद का मेरा कोई लिंक नहीं है साहब, 28 साल से तो मैंने बंदूक भी नहीं उठाई। यानी वो कह रहा है कि मैं अंगुली माल से हट के अब महात्मा बुद्ध का शिष्य हो गया। और इशारे में इसके आगे ये कहा जा रहा है, जो नहीं कहा जा रहा है इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसका एक दूसरा उल्टा रूप आपको दिखाता हूं। अगर इतना हिम्मतवर वो है और वो संत बन गया है, इतनी सारी चीजों से वो बरी हो गया है, तो उसको सबसे पहला काम करना चाहिए कि उन 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स के घर जाना चाहिए, पूरी दयानतदारी से अपना माथा उनके कदमों में झुका के बोले कि मुझसे गलती हो गई, और अगर वो क्षमा कर दें तो उससे बड़ा न्याय दुनिया का कोई न्याय नहीं है। लेकिन नहीं साहब, इतने संत की स्थिति में कोई नहीं बैठा है। अगर वो एयरफोर्स अधिकारियों की पत्नियां ये कहें कि हम चाहते हैं कि आपके घर के 4 आदमी मारे जाएं,
उसके बाद आपका ये प्ली हम मान लेंगे कि अब आपने कुछ नहीं किया है, आप संत हो गए। तो क्या यासीन मलिक और उनके फॉलोअर इसको मानेंगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? परिभाषा बदल जाएगी। फिर ये सारे जो दे रहे हैं प्ली कि मैं 28 सालों से कुछ नहीं, वो सब परिभाषा बदल जाएगी। तो उसे हिंदी में एक कहावत के रूप में कहा जाता है कि जेकरे पाँव न फाटे भी आई ऊ का जाने पीर पर आई। दर्द तो उनको है जिनके घर के मारे गए, लेकिन अब पहले की अपेक्षा धीरे धीरे वक्त, मिजाज सब कुछ बदल रहा है। अब हमारी इंडियन आर्मी J&K के अंदर लगी हुई है, ऑपरेशन आलो, और करीब करीब टेररिज्म को न्यूट्रलाइज होने की पोजीशन तक लेके वो चले गए। थोड़ा सा कार्य और है, हो सकता है आने वाले वक्त में बेहतर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हमने बात की अपने पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से, जो आने वाले समय में उस आतंकवादी को फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहते हैं, और भारत का हर नागरिक यही देखना चाहता है कि एक दुर्दांत आतंकवादी का अंत उसी दुर्दांत तरीके से होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।